लोग जुड़ते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो मैं मयूर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं यूए क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज में हम आ गए हैं यूनिट 5 पर, जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एमपी। ठीक है, तो आज इस मॉक में, थैंक यू सो मच संस्कार। तो आज इस मॉक में जितने भी आपने प्रश्न हल करे हैं, आज हम उसके सभी डायमेंशन को यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं और आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था, यहां पर आप आसानी से देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न था चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश शिवदयाल श्रीवास्तव जी की यहां पर बात की जा रही है। किसकी? शिवदयाल श्रीवास्तव जी की, जिनका जन्म कहां हुआ ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो है मुरार ग्वालियर में हुआ था। कहां हुआ था? मुरार ग्वालियर में हुआ था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इन्हें पूछने का कारण ये था, ये एक्चुअल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी, उसके चेयरमैन रहे, जो थी जामिया मिलिया इन्वेस्टिगेशन कमीशन। ठीक है, तो उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमारे यहाँ जन्मे, हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस, हमारे हाई कोर्ट के जो 1975 से 78 तक रहे, वो थे कौन? शिवदयाल श्रीवास्तव जी। मुरार ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में और बता दूं, जो इनके पिताजी थे वो ग्वालियर रियासत में दीवान हुआ करते थे, इस कारण ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वुमन फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज नॉट बीन राज्यसभा मेंबर, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी महिला है जो राज्यसभा की मेंबर नहीं रही है। तो आपको यहां पर ऑप्शन में देख के आप आसानी से एलिमिनेट कर पाए होंगे और यहां पर जो हमारा आंसर है वो हो जाता है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी को पता होगा। इंदौर की जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां से ये बिलोंग करती हैं। अगर मैं इनके बारे में और बता दूं तो जो हमारी 16वीं लोकसभा थी उसमें स्पीकर रही हैं सुमित्रा महाजन जी। कौन सी? 16वीं लोकसभा जो थी वहां पर स्पीकर रही हैं सुमित्रा महाजन जी 2014 से लेकर 2019 तक, और इन्हें पद्म भूषण मिला है 2021 में। इस कारण ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन पॉइंट को साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। जो सुमित्रा महाजन जी है उन्हें पद्म भूषण मिला है 2021 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्टिकल 249 के बारे में हमसे पूछा गया। ध्यान रहे, जब हम पॉलिटी का पेपर दे रहे हैं या फिर जो भी ये क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां पर आर्टिकल जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम प्रयास करेंगे बाकी सारे प्रश्नों में भी आर्टिकल्स पर खास फोकस कर सकें, जिससे आपको चीजें यहीं के यहीं याद हो जाए। यहां हमसे पूछा जा रहा है आर्टिकल 249 के बारे में। आपको यहां पर ऑलरेडी पता होगा आर्टिकल 246 जो है उसमें 3 लिस्ट दी गई है, मतलब जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, जिसमें तीनों लिस्ट आती है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, वो यहां पर आर्टिकल 246 में गिवन है। पर आर्टिकल 249 क्या कहता है हमें यहां पर ये देखना है। हमसे यही पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ, किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखें ये स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ है और इसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नेशनल इंटरेस्ट में किसी भी चीज को कर रही है तो वो स्टेट लिस्ट के फंक्शन को भी एक्सरसाइज कर सकती है, मतलब उस पर भी रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 249 इज रिलेटेड विद स्टेट लिस्ट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री। तो ध्यान रखें हमारे यहाँ जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस मॉडल पर बेस्ड है, तो कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड होता है। ये चीज आप लोग को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। जो हमारा कैनेडियन मॉडल है उस पर क्या है, हमारे यहाँ गवर्नर जो अपॉइंट होते हैं वो उसी के बेसिस पर होते हैं। और यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि जो नॉमिनेशन होता है हमारे यहां पर गवर्नर का, किसके द्वारा? यूनियन के द्वारा, और जो अपॉइंटमेंट होता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये सब कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है, मतलब सिमिलर चीजें वहां पर भी इसी तरीके से होती है और इसी चीज पर ये प्रश्न बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल गवर्नर के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है हैज आल्सो बीन अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। यहां पर एक चीज ध्यान रखें, है ना, कुछ लोगों को यहां पर कंफ्यूजन हुआ होगा कि मध्य प्रदेश की तो ऐसी कोई फीमेल गवर्नर रही नहीं। यहां पर मध्य प्रदेश मैंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, फीमेल गवर्नर मेंशन किया है, ये कहीं और की भी हो सकती हैं। तो यहां पर पूछा गया था जो एनएचआरसी की मेंबर रही हैं और साथ ही साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भी महिला जज रही हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम है फातिमा बीवी। जो फातिमा बी यहां पर लिखा हुआ है वही हो जाएगा हमारा आंसर। ध्यान रखें इस चीज को। फातिमा बी की अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु की गवर्नर रह चुकी हैं। कहां की? तमिलनाडु की गवर्नर रही हैं। एनएचआरसी की मेंबर रही हैं, आपने प्रश्न में देख लिया। और साथ ही साथ में ये पहली वुमेन जज थी। कहां की? सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज थी। इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बाय विच सेक्शन ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 मध्य प्रदेश इज फॉर्म्ड, है ना। तो मध्य प्रदेश का गठन जो है, रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था, मतलब जो पुनर्गठन आयोग आया था, उसका जो एक्ट है उसमें से कौन सा सेक्शन है जिससे मध्य प्रदेश का गठन हुआ? तो ध्यान रखें जो सेक्शन 9 है उससे क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। साथ ही साथ में एक और चीज ध्यान रखिएगा, टोटल जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें 130 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? ध्यान रखेंगे इस चीज को, लिख लीजिएगा। 130 सेक्शन है, जिसमें से जो 9वां सेक्शन है उससे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पर हमें बताना है कि इनमें से कौन गवर्नर नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न, हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पर जो कैलाश नाथ काटजू जी दिए हुए हैं, हमें पता है कि ये सीएम रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के। और कौन से नंबर के सीएम? तो तीसरे नंबर के जो सीएम थे मध्य प्रदेश के वो कौन थे? कैलाश नाथ काटजू जी थे। इसी कारण से इन्हीं के नाम पर जो काटजू हॉस्पिटल है भोपाल में वो भी स्थित है। और कैलाश नाथ काटजू जी जो है वो हमारे तीसरे सीएम रहे हैं, तो वो गवर्नर पोस्ट पर नहीं हो सकते। इस कारण आंसर हो जाएगा क्या? कैलाश नाथ काटजू। अगली चीज हमसे पूछी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। इसमें से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं? तो यहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप यहां पर भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जो सुंदरलाल पटवा जी हैं, क्या नाम है इनका? सुंदरलाल पटवा जी, वो क्या हो जाएंगे? हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। कौन से नंबर के रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा 11वें नंबर के जो सीएम हैं सुंदरलाल पटवा जी रहे हैं। ये किस कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं? तो आपने देखा होगा जो भोजपुर वाला क्षेत्र है वहां पर सुंदरलाल पटवा की जो फैमिली है, आज भी उनके जो पुत्र हैं वो वहीं से चुनाव लड़ा करते हैं। ठीक है, तो सुंदरलाल पटवा आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर, अरेंज द फॉलोइंग गवर्नर अकॉर्डिंग टू देयर टेन्योर। इनके टेन्योर के अनुसार इन्हें जमाना था। ऐसे प्रश्न आने की संभावना कम है, पर हमें यह मालूम है कि भाई सबसे ज्यादा टेन्योर किसका रहा और सबसे कम टेन्योर किसका रहा। कुछ बीच वाली चीजें हैं वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो चलिए, यहां पर जो है ये हमें क्वेश्चन दिया गया था, बलराम जाखड़ जी, केसी रेड्डी, ओम प्रकाश कोहली और आनंदीबेन पटेल। तो ध्यान रखें बीएसीडी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बीएसीडी का मतलब क्या हो गया? जब मैं यहां पर आता हूं केसी रेड्डी पर, सबसे पहले ये 5 साल 25 दिन तक रहे हैं। उसके अंदर बलराम जाखड़ जी 4 साल 11 महीने 30 दिन, ओम प्रकाश कोहली जी 1 साल 6 महीने 15 दिन और वही आनंदीबेन पटेल 1 साल 4 महीने 6 दिन रही हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और आंसर हो जाएगा क्या? अब यहां पर हम ये देख सकते हैं जो केसी रेड्डी है उनका जो टेन्योर है इन सभी में सबसे ज्यादा रहा है ना। तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। व्हेन डिड श्री शिवराज सिंह चौहान बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहां पर जो हमारे प्रिय मामा जी है ना, कमलनाथ को हराया था छिंदवाड़ा में, बिल्कुल, बट जाइंट किलर बोलते हैं उनको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अरुण, जाइंट किलर बोलते हैं और कमलनाथ जी को हराया था, बिल्कुल, है ना। तो यहां पर हम आते हैं और हम बात करेंगे इसकी शिवराज सिंह चौहान जी की। इन्होंने एज अ सीएम कब जो पोस्ट थी सीएम की वो कब ले ली थी? तो ध्यान रखिए 2005 में, आफ्टर जो सीएम थे हमारे कौन? बाबूलाल गौर जी। उनके बाद में जो सीएम बने वो बने थे हमारे मामा जी, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी। और 2005 में इन्होंने शपथ ले ली थी सीएम पद की 30 नवंबर को। कब? 30 नवंबर को सीएम बन गए थे और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं ये। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो हमारे आंसर हो जाएंगे, 2005 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। पंडित कुंजीलाल दुबे जी के बारे में पूछा जा रहा है। नेशनल पार्लियामेंट्री विद्यापीठ कहां पर है हमें ये बताना है। तो ध्यान रखें जो कुंजीलाल दुबे जी थे वो हमारी जो विधानसभा है उसके पहले क्या रहे? अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे हैं। इन्हीं के नाम पर भोपाल में क्या खोला गया है? एक विद्यापीठ बनाया गया है जो है नेशनल पार्लियामेंट्री विद्यापीठ। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में आपको और जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश शासन संसदीय कार्य विभाग के अधीन विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जिनका नाम क्या है? पंडित कुंजीलाल दुबे के नाम पर दिनांक 24/4/1998 को, ठीक है, तो ध्यान रखें 1998, 24/4 याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, को संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और कहां की गई थी? तो ध्यान रखेंगे भोपाल में की गई है इस संसदीय विद्यापीठ की स्थापना। ठीक है, दिल्ली पर नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हेन वाज द मध्य प्रदेश प्लानिंग कमीशन फॉर्म। तो हमें यहां पर यह बताना था कि जो मध्य प्रदेश का योजना आयोग था उसका गठन कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा 1972 में इसका गठन हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, जो 24 अक्टूबर है वो हमारी डेट हो जाएगी। तो 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश में जो योजना आयोग है उसका गठन किया गया था। यहां पर अगर मैं बता दूं आपको इसके चेयरमैन कौन होते थे, तो वो जो सीएम होते थे वही चेयरमैन होते थे। इस चीज को रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा और अब स्टेट नीति आयोग होता है इसकी जगह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप सभी को पता होगा कि जो गवर्नर होते हैं, अगर स्टेट की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 161 के अनुसार उन्हें पावर प्राप्त है। किसकी? पार्डनिंग पावर प्राप्त है। मतलब क्या? समाधान की शक्तियां गवर्नर के पास होती है स्टेट लेवल पर। वहीं अगर हम चले जाते हैं कहां पर? सेंट्रल लेवल पर, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं आर्टिकल 72 के तहत वो क्या कर सकते हैं? समाधान की शक्तियां जो है उनके पास उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर इज आवर आंसर। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पूछा जा रहा है द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। हमें यहां पर ये बताना है जो हमारा हाई कोर्ट होता है उसके जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है। तो सभी ध्यान रखेंगे 62 साल होती है इनकी रिटायरमेंट एज। पहले 60 साल हुआ करती थी, पर एक अमेंडमेंट हुआ जिसे कहा जाता है 15वां संविधान संशोधन 1963, है ना, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, जिससे क्या किया गया? 60 साल से बढ़ाकर ये उम्र को 62 साल कर दिया गया। इस चीज को ध्यान रखें।
साथ ही साथ में जो टेन्योर है हमारे हाई कोर्ट के जजेस का वो किस आर्टिकल में मेंशन है, तो इसको याद रखेंगे आर्टिकल 217 में, है ना। यहां पर आपको ये 17 दिखाई दे रहा होगा और इस 17 पे होता है क्या, खतरा। इस कारण इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ये खतरे वाली चीज है, मतलब यहां से जो टेन्योर है वो बताया गया है कि 62 साल की उम्र में जाकर क्या हो जाएंगे, ये लोग रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लोकसभा एंड असेंबली स्टैट्यूट ऑर्डर 2008 हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एसटी फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब हमें यह बताना है कि जो लोकसभा है उसमें मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए कितनी सीट रिजर्व करके रखी गई है। तो सभी ध्यान रखेंगे कि कितनी सीट रिजर्व है। टोटल जो सीट रिजर्व है हमारे यहाँ 10 सीट होती है और एसटी के लिए 6 सीट रिजर्व है। वहीं एससी की अगर मैं बात करूं तो 4 सीट रिजर्व होती है, ये आपको पता है। टोटल जो लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में वो है कितनी, 29। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मिंटो हॉल। तो आप सभी को पता होगा जब लॉर्ड मिंटो हमारे यहाँ आने वाले थे तब जो हमारे यहाँ की बेगम थी उन्होंने 1909 में क्या किया था, और कौन सी बेगम थी, सुल्तान जहां बेगम जो थी उन्होंने 1909 में एक रहने के लिए उनकी जगह बनवाई थी जिसे मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। और मिंटो हॉल जो है आगे जाकर हमारी असेंबली के रूप में इसने काम करा है इस बिल्डिंग ने, है ना। तो जो हमारी ओल्ड असेंबली हुआ करती थी वही मिंटो हॉल है। ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। टेन्योर ऑफ द फर्स्ट असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश वाज, मतलब हमसे यहां ये पूछा जा रहा है जो पहली विधानसभा बनी थी हमारे मध्य प्रदेश की उसका जो कार्यकाल था वो कितना रहा। तो ये आपको पता होगा, इसका कार्यकाल बहुत ही छोटा था, ये नवंबर 1 को बनती है और वहीं जाकर ये मार्च में डिसॉल्व हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे 1 नवंबर 1956 से लेकर 5 मार्च 1957 तक मात्र इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो ये जो है हमारी पहली विधानसभा का कार्यकाल है 1 नवंबर 1956 से लेकर 5 मार्च 1957। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी यूज्ड टू फोर्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। अब देखिए जैसा कि आपको पता होगा अगर कोई पब्लिक ऑफिसर कोई पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम रिट दायर कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर ये चीजें कर सकते हैं। वहां से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो रिट का इस्तेमाल करके, कौन सी ऐसी रिट है जिसका इस्तेमाल करके क्या करता है, उन्हें वापस अपनी ड्यूटी करने के लिए फोर्स कर सकता है। तो मैंडमस, है ना, मतलब जो परमादेश वाली जो चीज होती है ये ही है वो रिट, जिसका मतलब होता है क्या, वी कमांड। और इसके द्वारा जो भी पब्लिक ऑफिसर है, जो भी पब्लिक सर्वेंट है, उसे वो काम करना पड़ेगा। ये कमांड देता है कौन, हमारा कोर्ट, है ना। कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी टू रिज्यूम हिज वर्क। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रिट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी रिट्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हु वाज द एमएलए फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ध्यान रखना भाई साहब कि जो हमारी पहली विधानसभा थी उसमें जो एंग्लो इंडियन था, एंग्लो इंडियन हमारे यहाँ नॉमिनेट हुआ करते थे, अभी अमेंडमेंट करके इस चीज को खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन जो पहले थे, जो हमारी पहली विधानसभा में नॉमिनेट हुए, उनका नाम था मेजर पी बर्नार्ड फ्यूरी, है ना। क्या नाम था इनका, मेजर पी बर्नार्ड फ्यूरी जो है इनका नाम हुआ करता था। ये थे हमारे क्या, पहले एंग्लो इंडियन जो हमारी पहली विधानसभा में नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैज हैड द मिनिमम टेन्योर। मतलब हमें यहां पर यह बताना है कि सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा। तो आप सभी को पता होगा जो राजा नरेश चंद्र सिंह थे, क्या नाम था इनका, राजा नरेश चंद्र सिंह, इनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का रहा था। ठीक है, तो जो राजा नरेश चंद्र सिंह जी हैं वो हमारे आंसर हो जाएंगे। 13 मार्च 1969 को अपॉइंट हुए थे और वहीं ये 25 मार्च 1969 को क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाती है यहाँ की विधानसभा और ये अपने पद से हट जाते हैं। मात्र 13 दिन की जो सरकार थी वो इन्होंने यहाँ पर चलाई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ मिनिस्टर हु हैज आल्सो बीन द गवर्नर ऑफ अदर स्टेट। मतलब हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये जो चीफ मिनिस्टर दिए गए हैं मध्य प्रदेश के, इनमें से कितने ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो किसी दूसरे स्टेट के राज्यपाल रहे हो। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है उन पर आ जाते हैं और देखते हैं। सबसे पहली चीज अर्जुन सिंह की बात कर रहे हैं तो यहां आ जाइए। अर्जुन सिंह को अगर हम देखें तो ये गवर्नर रहे कहां के, पंजाब राज्य के। उसके अंदर अगर मैं कैलाश नाथ काटजू जी की बात करूं तो ये 2 जगह के गवर्नर रहे, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के। वहीं मोतीलाल वोहरा जी जो हैं वो यूपी के गवर्नर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 1, 2 एंड 3 इज आवर आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखें लोग कहां के गवर्नर रहे हैं और ये सभी क्या है, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, फ्रॉम वेयर इज द सैलरी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर पेड। यहां पर हमसे पूछा गया था जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कमिश्नर होते हैं
उनकी सैलरी कहां से पे की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो एक कंसोलिडेटेड फंड बनाया जाता है किसके लिए? म्युनिसिपैलिटीज के लिए। जो म्युनिसिपैलिटीज का जो क्या है एक फंड होता है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो फंड होता है, वहीं से इनकी सैलरी पे करने का जो भी रूल रेगुलेशन है वो वहां पर एक्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, मतलब यहां पर हमसे नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। आर्टिकल 352 ये पूछा जा रहा है कि कब लगी थी सबसे पहली बार? तो ध्यान रखिएगा 1962 इंडो सीनो वार जो होता, मतलब इंडिया चाइना वार हुआ था, उसमें सबसे पहली बार नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगानी पड़ी थी। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी लगती है 1962 में सबसे पहली बार, और ये 26 अक्टूबर 1962 को जो है इंडिया चाइना वार के दौरान यहां पर लगाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है सिंस व्हेन द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मेड प्लेइंग द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम मैंडेटरी इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। देखिए, तो जुलाई 2005 से क्या हुआ करता था, हमारे यहां पर एक प्रावधान लाया गया था कि हर ऑफिस में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में क्या किया जाएगा, यहां पर वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो यहां पर बजाया जाएगा। ठीक है, मतलब ऑफिस की जो भी कार्य प्रणाली होती है उसे चालू करने से पहले ये चीज की जाएगी। पर 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि एक दिन की राष्ट्रभक्ति से कुछ नहीं होता, इस कारण इस चीज को 2019 में जाके, कब? 2019 में जाके पहली बार बंद किया गया कि अब से बजाने की कोई जरूरत नहीं है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो ध्यान रखें 2005 से लेकर 2019 तक ये चीज कंटिन्यू चलती रही। चलिए अगले प्रश्न की ओर कि व्हेन वाज द मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, मतलब जो उच्च शिक्षा अनुदान है ना, जो उच्च शिक्षा अनुदान आयोग है, उसकी स्थापना कब की गई थी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे 1973 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये किस लिए की गई थी? क्योंकि जो विश्वविद्यालयीन जो भी शिक्षा होती है उसे और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये जो अनुदान आयोग है उसकी स्थापना मध्य प्रदेश में की गई 1973 में, जो हुआ कब? 27 जुलाई को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इसका मुख्यालय कहां है, ये चीज को ध्यान रखें, इसका मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? Who was the first president of भारतीय जनता पार्टी after its formation? तो ध्यान रखें अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी वाली चीज हुई, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो उसके पहले अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। और ये एकमात्र ऐसे पार्टी अध्यक्ष रहे बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर के पद तक जा पाए हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसे पार्टी अध्यक्ष आज तक नहीं रहे जो प्रधानमंत्री बने हों। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो हो जाएंगे हमारे आंसर। और क्या है, 1980 में जब बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या रहे, इसके पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हु वाज द चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल इंपोज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर द सेकंड टाइम। हमसे पूछा जा रहा है जब दूसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय पर यहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखें सुंदरलाल पटवा जी, जिनके बारे में हमने अभी भी पढ़ा था, वो क्या थे, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे उस समय पर। और उसी समय पर अगर मैं बात कर दूं कि गवर्नर कौन थे, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सीएम पुनाचा हैं वो क्या थे, यहां पर गवर्नर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जो मुख्यमंत्री है वो 20 जनवरी 1980 से लेके 17 फरवरी 1980 तक रहे। उसके बाद में जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो यहां पर आ जाते हैं कौन, हमारे गवर्नर। और गवर्नर जो है वो ये जो प्रेसिडेंट रूल था वो कब तक लगा रहा, 17 फरवरी से 1980 से लेके 29 अप्रैल 1980 तक ये लगा रहा था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे देख लीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न, जैसे कि आपको जो आर्टिकल्स हैं वो वैसे भी अच्छे से याद होंगे। यहां पर भी आर्टिकल से एक प्रश्न पूछा गया है और कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जो वर्कर होते हैं किसी भी कॉर्पोरेशन में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में जो वर्कर होते हैं उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 43 का जो ए है, आर्टिकल 43 का जो ए है उसमें कहा गया है कि जो वर्कर हैं उन्हें मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है आर्टिकल 43 ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस में आता है, हमारे डीपीएसपी में आता है, मतलब जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं हमारे संविधान के, उसमें आता है आर्टिकल 36 से लेकर 51, उसी में 43 ए आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पार्ट 16 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि वो किस चीज से डील करता है, हमें यहां पर ये बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, यहां पर ये डील करता है किससे, कुछ क्लासेस ऐसी हैं
सर्विसेज के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए जाते हैं और इन्हीं चीजों से क्या करता है, डील करता है पार्ट 16। यहां पर एक्चुअल में रिजर्वेशन वाली चीज है एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए, इस कारण पार्ट 16 जो है वो बनाया गया। एससी और एसटी जो है उसका सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वहां पर रिजर्वेशन वाली जो चीज है वो यहीं पर मेंशन की गई है पार्ट 16 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पर हमसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इसमें से गवर्नर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर हम यहां पर देखें, यहां पूछा गया कि भाई पहली जो वुमेन गवर्नर रही है वो कौन, सरला ग्रेवाल है, तो ये बिल्कुल सही है। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हमें पता है एचपी पाटकर जी रहे हैं, है ना, और इन्हें क्या मिला है, सिविलियन अवार्ड भी मिला है हमारे यहाँ का, है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पद्म विभूषण मिला है। आगे बढ़ते हैं, ओनली गवर्नर हु वाज बोर्न इन मध्य प्रदेश। तो क्या लालजी टंडन ये होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। लालजी टंडन जो है उनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। सिर्फ एन वांचू जो हैं, जो सतना में जिनका जन्म हुआ था, वही है हमारे यहाँ के ऐसे इकलौते गवर्नर जिनका जन्म यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखें, सतना में एन वांचू जी जो है उनका जन्म हुआ था, कहां पर, मध्य प्रदेश में। और अगला पॉइंट था, द फर्स्ट गवर्नर टू इंपोज द प्रेसिडेंट रूल इन मध्य प्रदेश इज एस एन सिन्हा। बिल्कुल, एस एन सिन्हा जी जो हैं उनके कार्यकाल में सबसे पहली बार क्या हुआ था, प्रेसिडेंट रूल हमारे यहाँ पर लगा था। तो ध्यान रखेंगे, ये एक सिविल सर्वेंट भी रहे हैं जो एन वांचू जी हैं, सतना के। गवर्नर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाता है ये क्या हो जाता है हमारे यहाँ गलत, इस कारण यही रहेगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा, उसके बाद में जो चीजें बनी है तो उसका एक जो क्रम होता है वो हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां हम क्रम पे आ जाते हैं, तो जो हमारा ऑप्शन पहला है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाला, वो जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कैसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नागालैंड की, तो ये कब बना है, ध्यान रखिएगा 1963 में। वैसे ही मेघालय 1970 में बनता है, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में इसका फॉर्मेशन होगा। इन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, देन क्या है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। इस चीज को ध्यान रखें और खासकर सेवन सिस्टर्स के बारे में जरूर पढ़ लेना, उनके बारे में जरूर ये चीजें पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग is competent to fix the condition for the acquisition of the citizenship। मतलब हमें यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करने में सक्षम है। इसमें से कौन ऐसा है जो नागरिकता की जो भी शर्तें होती है कि वो बाय बर्थ होगी, बाय डिसेंट होगी, ये सब चीजें कौन बताता है, किसके पास ये पावर। तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसी के पास होती है ये पावर। जो हमारी संसद है वही बताती है कि क्या क्या सेवा और क्या क्या शर्तें होगी यहाँ पर, जिससे आपकी सिटीजनशिप आपके पास रहेगी या फिर आपसे छीन ली जाएगी, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें, पार्लियामेंट इज आवर आंसर, कंपोनेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर द एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिटीजनशिप के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो शायद आपको ऑलरेडी पता होगा। बर्थ होता है, डिसेंट होता है, नेचुरलाइजेशन होता है ना, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा एंजॉय मोर पावर देन लोकसभा। तो जो राज्यसभा है उसे कम ही चीजों में ज्यादा पावर प्राप्त है लोकसभा से, पर ऐसी कौन सी चीज है हमारे ऑप्शन के हिसाब से जिसमें उसे ज्यादा पावर प्राप्त है। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि सेटिंग अप ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जब हमें क्या करना होता है कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी होती है, उसमें जो राज्यसभा है उसका रोल बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर जो प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशन इन आर्टिकल 312, जो 312 में मेंशन किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अनुसार क्या है, राज्यसभा की जो शक्ति है वो यहां पर बढ़ जाती है। आर्टिकल ध्यान रखेंगे 312, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, एन एक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम कैन नॉट बी फोर्स्ड टू बिकम द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन। तो यहां पर हमसे ये बोला जा रहा है कि भाई अगर किसी ने कोई अपराध करा है तो आप उसको उसके खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनवा सकते। जैसे कि पुलिस कई बार प्रयास कर भी लेती है, तो अगर वो खुद के खिलाफ गवाही देगा तो वो चीज मान्य नहीं होगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 20 का जो 3 है ना, मतलब आर्टिकल 20 का सबसेक्शन 3 है, उसमें ये चीज मेंशन की गई है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। अगर उसे सजा देनी है तो उसके लिए कोई दूसरी गवाही की जरूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहां है, टू whom does the president of India address his resignation। तो आप सभी को पता होगा जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं, अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति है वो क्या करेंगे, उनका रेजिग्नेशन लेंगे और वहां से भी अपना रिजाइन दे सकते हैं। आर्टिकल 56 जो है उसमें ही ये बताया गया है कि जो रेजिग्नेशन वाला जो प्रोसीजर है वो कैसा होगा कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्टेट एससी कमीशन के चेयरमैन कौन है। ध्यान रखिएगा, कमीशन को आप लोग भूल चुके हैं, हमारे सिलेबस से पूरी तरीके से कमीशन हटे नहीं है, उस यूनिट को हटाया गया है,
पर हमसे पॉलिटी में ये चीजें पूछी जा सकती है। यहां पर हमसे पूछा गया कि जो अनुसूचित जाति होती है उसके अध्यक्ष कौन है स्टेट में, तो ध्यान रखिए आनंद अहिरवार जी जो हैं वो अध्यक्ष हो जाएंगे, है ना। इन चीजों को भूलिएगा नहीं, कमीशन पढ़ के जाना है। फॉर्मेशन की बात करें तो 29 जून 1995 को हुआ था और टेन्योर कितना होता है, 3 साल का होता है। ये सब चीजें वापस रिवाइज कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हु इज द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहां हमें से एनएससी के बारे में पूछा जा रहा है, एनएसए के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। एनएससी जो है जो कमेटी है उसके हेड कौन हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखेंगे जो प्रधानमंत्री है वो क्या हो जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड होते हैं। वहीं अगर मैं बात कर लूं जो एनएससी है उसके हेड प्रधानमंत्री हो गए, पर जो एनएसए है वो क्या होता है, इसका सेक्रेटरी होता है। और उसी प्रकार से जो अभी हमारे एनएसए हैं, हम आपको मालूम है वो क्या है, हमारे अजीत डोभाल जी हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है बहुत सारे ऐसे गुप्त ऑपरेशंस के लिए। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, एनएससी का, वो ध्यान रखेंगे न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होगा। और एनएसए कौन है, वो है हमारे क्या, अजीत डोभाल, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस अजीत डोभाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अ पर्सन में टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज अ नॉन मेंबर, मतलब ऐसा कौन है जो वहां का सदस्य ना होने के बाद भी, पार्लियामेंट का सदस्य ना होने के बाद भी वहां की प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एकमात्र ऐसी बॉडी है जो क्या कर सकती है, वहां पर पार्ट ले सकती है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया है हमारे संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट। तो यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि संबोधित करने का अधिकार, संसद को संबोधित अधिकार, उसको संबोधित करने का अधिकार इनमें से किसको प्राप्त है। तो यहां पर भी ध्यान रखेंगे ये मेंबर नहीं होते, फिर भी जो अटॉर्नी जनरल जो ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकते हैं, इस संसद को संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास बहुत ज्यादा पावर होती है इस चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पर हमसे स्टेट लेजिस्लेचर के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है किसका, राज्य का, वो किस आर्टिकल में आता है, वो आता है आर्टिकल 202 में। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 202, अच्छे से याद रखेंगे। आर्टिकल 202 हमारे संविधान का, गवर्नर ऑफ स्टेट जो भी होंगे वो क्या करेंगे, जो हमारी विधानसभा होगी उसके पटल पर इस चीज को रखेंगे। मतलब हमारा क्या है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको जो गवर्नर होंगे वो क्या करेंगे, वहां पर रखते हैं और उसे ही हम बजट के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस विदाउट बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पर विधानसभा का सदस्य नहीं होने के बाद भी कोई व्यक्ति, कोई सदस्य कितने समय तक वहां पर रह सकता है। तो ध्यान रखें 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्यता लेनी होगी, वरना यहां पर उसे यहां से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम वो 6 महीने के लिए क्या कर सकता है, वहां पर हो सकता है। और ये कहां पर मेंशन किया गया है, आर्टिकल 75 का जो 5 है, मतलब आर्टिकल 75 का जो 5 है उसमें हमारा जो सेंट्रल मतलब जो यूनियन वाली चीज है, लोकसभा राज्यसभा वाली चीज वहां पर है। और वहीं अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर लूं तो आर्टिकल 164 के 4 में से मेंशन किया गया है। आर्टिकल पर खास ध्यान देंगे, 75 का 5 और 164 का 4 जो है वो ये बताता है कि 6 महीने तक आप बिना सदस्यता के यहां पर रह सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इन पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी जीरो आर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। आप सभी को मालूम होगा जो जीरो आर वाली चीज है वो हमारे इंडियन पार्लियामेंट से ही निकल के आई है। 1962 में इसका जन्म हुआ था। हमारे यहाँ के जो पत्रकार है उन्होंने इस चीज को जन्म दिया है एक्चुअल में इस नाम को। ये क्वेश्चन आर के बाद का जस्ट जो आर होता है उसमें किया जाता है। और ये जो जीरो आर है ये भी एक प्रकार का प्रश्न काल होता है। यहां पर हमसे यही पूछा गया था कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बारे में और चीजें 1962 में क्या है, इसे बनाया गया, मतलब ये टर्म निकल कर आया। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल 12 बजे जो होता है स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा प्रश्नकाल खत्म होता है उसके जस्ट बाद 1 घंटे के लिए ये चीज होती है। यहां पर जो 9th स्पीकर थे हमारे, इनका नाम याद रखिएगा, रवि रे। उनके समय पर यह चीज जो है यहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी हमारी पार्लियामेंट में, ठीक है। तो रवि रे जी का नाम याद रखिएगा, 9वें स्पीकर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉल्स अंडर इट्स। आपको पता होगा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके अलग अलग प्रकार की क्या होते हैं, जुरिस्डिक्शन होते हैं। जैसे कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन हो जाता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो जाता है, या फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हो जाता है। तो इसमें से कौन सा है, जब राज्य और केंद्र के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद हो रहा है उसके निपटान के लिए किसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो उसका मूल न्यायाधिकार होता है, मतलब जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है वही जो है यहां पर यूज किया जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो इन
इन आर्टिकल में आते हैं आर्टिकल 131, 133 से लेके 136 और 143। तो यहां पर आप देख सकते हैं रिस्पेक्टिवली जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो 131 में आएगा, वहीं अपीलेट की बात करूं तो 33 से लेके 36, और 143 में क्या आ जाता है, ये आ जाता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिससे क्या होता है जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो सलाह ले सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पर द्विसदनीय जो पद्धति है उसको अपनाया जाता है, मतलब वहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों चीज प्रेजेंट होती है। तो ऐसे कौन कौन सी स्टेट, इन सभी के नाम याद रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जा रहे हैं तो पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। कर्नाटक जो है यहां पर क्या होता है, हमारी द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। तो ध्यान रखें बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहां पर है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है यहां पर ये है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी ये चीजें हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, हु प्रपोज्ड द मर्जर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। यहां हमें कुछ कमिटीज के नाम दिए गए हैं, उनके हेड के नाम दिए गए हैं, और हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन है जिसने वित्त आयोग और जो प्लानिंग कमीशन वाली चीज है उसको मर्ज करने के लिए रिकमेंड किया था। तो ध्यान रखेंगे एमवी माथुर जी जो हैं उनकी एक कमेटी बनी थी और उन्हीं ने क्या किया था कि इसे मर्ज कर दिया जाए, फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन को एक साथ।